हेलो गाइस, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि बेसिकली आरबीसी के कंपोनेंट पढ़ रखा था, ऑल्सो ब्लड के कंपोनेंट पढ़ा था और प्लाज्मा के बारे में स्टडी की थी। इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे कि भाई डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लस एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि ब्लड जो होता है, ठीक है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, क्या ब्लड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। एक तरह से इनमें लिम्फ होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, कंपोनेंट होते हैं जो कि जिसको कहते हैं बेसिकली कंपोनेंट होते हैं जिसको हम कह रहे हैं कि फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो प्लाज्मा होता है, हमने प्लाज्मा के बारे में भी पढ़ा था कि प्लाज्मा जो होता है वो स्ट्रॉ कलर का होता है, या कह सकते हो विस्कस फ्लूइड होता है। सबसे ज़्यादा प्लाज्मा जो होता है ना ब्लड के अंदर हमारे 55% देखने को मिलता है। ऑल्सो प्लाज्मा सबसे ज़्यादा में वो वाटर प्रेजेंट होता है। ऑल्सो कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। हमने प्रोटीन के बारे में देख रहा था कि जो फिब्रोनोजन होते हैं, एल्ब्यूमिन होते हैं एंड ग्लोब्यूलिन। फिब्रोनोजन उसे कहते हैं कि जो क्लॉटिंग प्रोटीन होता है, ब्लड को कोगुलेशन कराता है। ठीक है, और जो एल्ब्यूमिन होते हैं बेसिकली वो हमारा एक तरह से ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। और जो हमें प्रोटीन के बारे में हम बेसिकली क्या स्टडी किए थे। साथ ही साथ इनमें कुछ आयंस भी प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लाज्मा में। आयंस हो गए आपके सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एंड क्लोरीन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं भाई आयन? 1 मिनट वेट। आयन प्रेजेंट होते हैं सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एंड क्लोरीन। ये सारे कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, साथ ही साथ कुछ ग्लूकोज है और एमिनो एसिड है और लिपिड है, ये भी प्रेजेंट होते हैं हमारे बेसिकली प्लाज्मा में। ये जो प्रेजेंट होता है ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड, ये प्लाज्मा में इन ट्रांजिट फॉर्म में होता है। इन ट्रांजिट फॉर्म कहने का मतलब कि प्लाज्मा में हमेशा मूव करता रहता है। ठीक है, और हमने एक और बात पढ़ा था कि अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दें तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम सीरम। अगर प्लाज्मा में से हम माइनस कर दें क्लॉटिंग फैक्टर को, ठीक है, दिस इज़ नोन एज कॉल्ड, या कहो सीरम। क्या कहते हैं उसको? सीरम कहते हैं। और कुछ आरबीसी के कंपोनेंट के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी को कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, ल्यूकोसाइट को कहते हैं। और इतना ही पढ़ा था। वाइट ब्लड सेल्स के पास अभी नहीं गया था, सिर्फ आरबीसी ही पढ़ा था। आरबीसी जो बेसिकली कलर क्यों प्रेजेंट होता है भाई? ड्यू टू हेमोग्लोबिन, एक कम्प्लेक्स प्रोटीन होता है इनके अंदर। डैट्स आरबीसी न्यूक्लिएटेड नहीं होती, मतलब आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, साथ ही साथ आरबीसी कितने होते हैं? 5 से 5.5 मिलियन प्रेजेंट होते हैं आरबीसी। और आरबीसी की बात करें ब्लड सेल्स की, तो 12 से 16 ग्राम जो होता है ना हेल्दी ह्यूमन, वो उसको कंटेन कर सकता है। क्योंकि ये एक तरह से हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं ना, तो गैसेस को ट्रांसपोर्ट कराते हैं हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के माध्यम से। तो वही कितना हेल्दी मैन जो होता है वो 12 से 16 ग्राम O2 कैरी कर सकता है। ठीक है, हर एवरी 100 जो होता है ह्यूमन के अंदर, उनमें कितना O2 कैरी कर सकता है हीमोग्लोबिन? तो 12 से 16 ग्राम O2 कैरी कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद हमने बोला कि आरबीसी जो होते हैं ना वो कितने दिन तक जिंदा रहते हैं। तो आरबीसी 120 डेज तक इनकी जो होती हैं वो लाइफ स्पैन होती हैं। ठीक है, उसके बाद आरबीसी की डेथ हो जाती है बेसिकली स्प्लीन के अंदर, उसको कहते हैं हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी की क्या कबर है। ओके, इतना ही हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने आज पढ़ना है डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स, और इसको और एक नाम से भी जान देते हैं जिसको कहते हैं हम ल्यूकोसाइट। कितना होता है भाई ब्लड के अंदर? बेसिकली 6000 से 8000 डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। अगर बात करें डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पैन की, मतलब कितने दिन तक ये ज़िंदा रहता है, तो इनकी जो लाइफ स्पैन होती है ना वो शॉर्ट लिव्ड होती है। क्योंकि जैसे आरबीसी के अंदर लाइफ स्पैन 120 डेज थी, वैसे डब्ल्यूबीसी में उतना ज़्यादा लाइफ स्पैन, उतना ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता उतना ज़्यादा दिन तक।
जैसे आरबीसी रहता था। उसके बाद डब्ल्यूबीसी के पास, डब्ल्यूबीसी जो है ना उनके पास नो न्यूक्लियस। उसके बाद जो डब्ल्यूबीसी होते हैं ना उनके पास क्या होता है भाई, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसे हमारा आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, वैसे ही ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, इनके में न्यूक्लियस होता है। डब्ल्यूबीसी बेसिकली 2 पार्ट में बटे हुए हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी है दो कंपोनेंट बटे हैं। एक होते हैं हमारे ग्रेन्युलोसाइट, दूसरे हमारे होते हैं ये ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। अगर हम बात करें ग्रेन्युलोसाइट की, इनमें बेसिकली प्रेजेंट है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा प्रेजेंट है यूसाइनोफिल्स, तीसरा प्रेजेंट है बेसोफिल्स। अगर एक ग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो इनमें प्रेजेंट है लिम्फोसाइट, दूसरा प्रेजेंट है इनमें मोनोसाइट। अगर बात करें भाई जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना डब्ल्यूबीसी के अंदर, वो कितने होते हैं, 60 से 65% न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी के अंदर प्रेजेंट है। कितना भाई, 60 से 65% न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो डब्ल्यूबीसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और अगर बात करें कि डब्ल्यूबीसी के अंदर इसाइनोफिल्स कितने होते हैं, वो हमारे होते हैं 2 से 3%, 2 से 3%। और बेसोफिल्स कितने होते हैं, वो होते हैं 0.5 से 1%। लिस्ट सबसे कम जो पाया जाता है ना डब्ल्यूबीसी के अंदर वो 0.5 से 1%, वो है हमारा बेसोफिल। अगर बात करें कि लिम्फोसाइट कितने होते हैं डब्ल्यूबीसी के अंदर, एक ग्रेन्युलोसाइट की कंपोनेंट है तो इनमें कितने होते हैं, इनमें प्रेजेंट है भाई डब्ल्यूबीसी के अंदर एक ग्रेन्युलोसाइट 20 से 25% हमारे लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं। कितने, 20 से 25% होते हैं। और मोनोसाइट कितने होते हैं, मोनोसाइट जो होते हैं हमारे वो 6 से 8% होते हैं। कितने होते हैं, 6 से 8% होते हैं, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट थे, इसको एक एक करके हम पढ़ते हैं। चलिए क्या पढ़ना है, ग्रेन्युलोसाइट। अगर ग्रेन्युलोसाइट की बात करते हैं ना, सबसे पहले था हमारा न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, एक तरह से फैगोसाइटिक सेल्स होता है इनके अंदर। क्या होता है, फैगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट। अब हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं इसको, थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। प्लेटलेट्स एक तरह का सेल फ्रैगमेंट होता है, इट इज सेलुलर फ्रैगमेंट, ठीक है। प्लेटलेट्स एक तरह का सेलुलर फ्रैगमेंट होता है जो फॉर्म कहाँ से हुआ है भाई, प्लेटलेट्स में सेलुलर फ्रैगमेंट होता है तब प्रोड्यूस कहाँ से हुए हैं, तो मेगाकैरियोसाइट के सेल्स होते हैं बोन मैरो के अंदर, वहां से सेलुलर फ्रैगमेंट फॉर्म होते हैं जिसको कहते हैं प्लेटलेट्स। तो मेगाकैरियोसाइट के सेल्स होते हैं हमारे बोन मैरो के अंदर, ठीक है। वहां से हमारे क्या फॉर्म हुए हैं, हमारे प्लेटलेट्स फॉर्म हुए हैं। मतलब एक तरह से प्लेटलेट्स जो होते हैं वो सेलुलर फ्रैगमेंट है, मतलब कि एक तरह से सेल के फ्रैगमेंट होते हैं हमारे प्लेटलेट्स। और ये प्रोड्यूस कहाँ से हुए हैं, तो मेगाकैरियोसाइट के सेल से प्रोड्यूस हुए हैं। मेगाकैरियोसाइट सेल्स क्या है, एक तरह से बोन मैरो के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो मेगाकैरियोट सेल्स होते हैं। दूसरा अगर बात करें, अगर प्लेटलेट्स और क्या काम करते हैं, पहले तो समझो कि प्लेटलेट्स जो होता है ना, लगभग देखा जाए मतलब ज्यादातर 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रेजेंट होता है प्लेटलेट्स हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। फॉरेन पार्टिकल को मार कर खाने वाले सेल्स जो होते हैं ना, उसको कहते हैं फैगोसाइटिक सेल्स। डिस्ट्रॉय क्या करता है, ये जो न्यूट्रोफिल्स होता है
वो डिस्ट्रॉय करता है फॉरेन पार्टिकल को। ओके, इसे वो कहते हैं कि ये फैगोसाइटिक सेल्स है। उसके बाद हमारा आया दूसरा जो पॉइंट होता है इसाइनोफिल्स। इसाइनोफिल्स क्या होते हैं? ये इसाइनोफिल्स जो होते हैं ना, एंटी एलर्जिक होते हैं। एंटी एलर्जिक कहने का मतलब एक तरह से एलर्जी के साथ, एलर्जिक जहाँ एलर्जी हुआ है ना, एलर्जिक के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, एसोसिएट होकर वहाँ पे जाकर जहाँ एलर्जी हुई है ना, वहाँ के इन्फेक्शन को रिड्यूस करने का काम करते हैं। ठीक है, तो एसाइनोफिल्स एंटी एलर्जी की तरह काम कर रहे हैं। एंटी एलर्जी कहने का मतलब जहाँ हमें एलर्जी हुई है, तो ये एकमात्र ऐसे कंपोनेंट है WBC के अंदर, वो जाकर हमारे जहाँ एलर्जी हुई है वहाँ पे इन्फेक्शन को कम कर देगा, मतलब एलर्जी को फैलने नहीं देगा। सेकेंड पार्ट जो है ना, वो होता है हमारा बेसोफिल्स। बेसोफिल्स तो WBC के अंदर सबसे कम मात्रा में देखने को मिलता है। बेसोफिल्स कहने का मतलब जहाँ पे हमें इन्फ्लामेशन हुआ है ना, ठीक है, वहाँ पे ये जाकर कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करता है, हेपारिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। क्या करता है बेसोफिल्स? जहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज हुआ है, जहाँ पे हमें इन्फ्लामेशन हो रखी है, ठीक है, वहाँ पे दे सिक्रीट सब्सटेंस, ये सब्सटेंस सिक्रीट करता है विच इज़ नोन एज हेपारिन, ठीक है, हिस्टामिन, ठीक है, दूसरा सब्सटेंस सिक्रीट करता है हमारा सेरोटोनिन। ठीक है, कौन कौन सा सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं? हेपारिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, वो सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जहाँ पे हमें इन्फ्लामेशन हो रखा हुआ है। ठीक है, हमारा बेसोफिल्स। ग्रेनुलोसाइट के बारे में हो गया। अब बात करते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट के बारे में। ठीक है, WBC के अनदर जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं हमारे ए ग्रेन्युलोसाइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट की बात करें ना, ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है, अगर ए ग्रेन्युलोसाइट के बारे में बात करते हैं तो भाई इनमें हमारा आता है मोनोसाइट। पहला आता है हमारा मोनोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट भी वही काम करता है जो न्यूट्रोफिल्स करते हैं। मोनोसाइट भी क्या है भाई? फैगोसाइटिक सेल्स हैं। इनमें क्या है मोनोसाइट के अंदर? तो फैगोसाइटिक इनके अंदर भी सेल्स प्रेजेंट है। मतलब जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको मार के खाने वाला जो काम करता है ना, मतलब उनको डिस्ट्रॉय करने का काम जो करता है ना, वो सेल जो होते हैं हमारे, वो मोनोसाइट होते हैं। तो डिस्ट्रॉय द फॉरेन पार्टिकल, क्या करते हैं भाई हमारे मोनोसाइट? फॉरेन पार्टिकल को मार देते हैं, मारकर उसको खा जाते हैं, खाने का काम करते हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट के अंदर पहला टॉपिक हुआ मोनोसाइट। सेकेंड बात करें तो है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का काम क्या है? इम्यून रिस्पॉन्स दिखाना, बेसिकली बॉडी को क्या करता है भाई? इम्यून रिस्पॉन्स दिखाता है। इम्यून रिस्पॉन्स दिखाना कहने का जितने भी फॉरेन पार्टिकल, मान लो कि कोई एक फॉरेन पार्टिकल से हमारे बॉडी के अंदर आ गए हैं, तो हमारे सेल्स होते हैं जिसको कहते हैं इम्यून सेल्स, वो एक तरह से सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, पहचान लेते हैं कि हाँ ये फॉरेन पार्टिकल्स है। ठीक है, एक तरह से अपने अंदर मेमोरी फॉर्म कर लेते हैं कि हाँ यही फॉरेन पार्टिकल है जो हमें बेसिकली क्या करने वाला है? नुकसान करने वाला है। अगर यही फॉरेन पार्टिकल अगर दोबारा आएगा तो इसको बॉडी के अंदर आने नहीं देंगे। ठीक है, तो वही काम करता है लिम्फोसाइट, जो बॉडी को इम्यून रिस्पॉन्स दिखा रहा है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। मतलब कि सेल पहचानने में काम, इधर से फॉरेन पार्टिकल को पहचानने में काम करवाता है। ठीक है, हमारे जो लिम्फोसाइट होता है, दो तरह के लिम्फोसाइट होते हैं। एक बी लिम्फोसाइट होते हैं, दूसरा हमारे टी लिम्फोसाइट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं भाई? दूसरा टी लिम्फोसाइट होते हैं। ये दोनों के दोनों जो लिम्फोसाइट है हमारे, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, एक तरह से बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। दैट्स इट। चलिए, सारे पार्ट्स हो गए हमारे। WBC के पार्ट्स क्या होते हैं? ये ग्रेन्युलोसाइट, फिर उनके अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो भी सारे पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा कि जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, वो रिलीज कराते हैं कुछ फैक्टर, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल है ब्लड की कोगुलेशन कराने में। तो प्लेटलेट
रिलीज फैक्टर दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉट कराने में। ठीक है, मतलब प्लेटलेट्स के पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जो जहां हमें चोट लगता है ना, इंजर्ड जहां पे हम होते हैं, वहां पे जाकर एक तरह सब्सटेंस सिक्रीट करता है या कुछ अमाउंट में फैक्टर सिक्रीट करता है जो रिस्पॉन्सिबल है कि वहां पे जितने भी ब्लड बह रहे हैं ना, मतलब लॉस हो रही है ब्लड की, उसको कोगुलेट कराने में हेल्प कर सकते हैं, उसको बंद कराने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्लेटलेट का नंबर हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाएगा ना, तो उसको कहते हैं कि क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो गया है हमें। इफ प्लेटलेट नंबर आर लेस इन बॉडी, ठीक है, अगर बॉडी में हमारा प्लेटलेट कम हो जाएगा ना, दिस मीन्स क्या है कि हमें क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो गया है। क्लॉटिंग डिसऑर्डर कहने का मतलब कि एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा। ठीक है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर कहने का मतलब क्या होगा कि एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा, जहां पे अब ब्लड कोगुलेशन नहीं हो पाएगा अगर हमें इंजर्ड भी हुए तो। ठीक है, तो यहां लिख दूं मैं, क्लॉटिंग डिसऑर्डर मीन्स क्लॉटिंग से मतलब एक्सेसिव ब्लड लॉस। कहने का मतलब कि अगर प्लेटलेट हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाते हैं, प्लेटलेट का नंबर कम हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा भाई, प्लेटलेट ही वो बेसिकली सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो प्लेटलेट ही वो एक तरह से ब्लड के कंपोनेंट होते हैं, सॉरी, प्लेटलेट ही वो एक तरह से हमारे ब्लड के कंपोनेंट हैं, ठीक है, जो ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ब्लड की कोगुलेशन कराने में, बिकॉज वही फैक्टर रिलीज करते हैं ना, जहां पे हमें चोट लगती है तो वहां पे फैक्टर रिलीज करेंगे ताकि ब्लड की कोगुलेशन हो सके। अगर यही फैक्टर नहीं रहेगा हमारे बॉडी में, ठीक है, विच इज नोन एज प्लेटलेट, अगर प्लेटलेट ही हमारे बॉडी में नहीं रहेगा तो ये फैक्टर कहाँ से रिलीज करेगा, मतलब वो सब्सटेंस रिलीज ही नहीं करेगा जो ब्लड की कोगुलेशन कराने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर इनके नंबर कम हो जाएंगे तो भाई अगर हमें चोट लगती भी है तो ब्लड हमेशा लॉस होता रहेगा, ब्लड बंद ही नहीं हो पाएगा। इसलिए प्लेटलेट का नंबर हमारे बॉडी में अच्छा खासा होना चाहिए। अगर नंबर कम होंगे तो भाई ब्लड की कोगुलेशन नहीं होगी। ठीक है, यही कहता है ये बेसिकली। और अब बात करते हैं कि हम ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, बेसिकली ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग क्या है भाई, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, पहला तो समझो जो ब्लड ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं तो हमें पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में दो तरह के ब्लड ग्रुपिंग होते हैं। एक होते हैं हमारे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, सेकेंड होते हैं हमारे आरएच ब्लड ग्रुपिंग। क्या होते हैं भाई सेकेंड, आरएच ब्लड ग्रुपिंग। ओके, अगर हम बात करें कि जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होते हैं तो इनमें कौन कौन से ब्लड होते हैं, ठीक है भाई, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग हमारे ब्लड में ही प्रेजेंट होता है ना, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है ना, इनमें ए ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, और इनमें बी ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, और इनमें ए बी ब्लड ग्रुप होता है, और इनमें ओ ब्लड ग्रुप भी होता है। ओके, और अगर आरएस ब्लड ग्रुपिंग की बात करें तो इनके अंदर बेसिकली आरएस ग्रुपिंग होती है विच इज आरएस पॉजिटिव, दूसरा होता है आरएच नेगेटिव। ये जो आरएस ब्लड ग्रुपिंग है ना, इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक हम ये ए ब्लड ग्रुपिंग, बी ब्लड ग्रुपिंग, ए बी ब्लड ग्रुपिंग, ओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ते हैं। एक बात बताओ, ये जो ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है, हर इंसान के अंदर ये ब्लड ग्रुपिंग अलग अलग क्यों होते हैं भाई? क्या ऐसा चीज है जिसके कारण हर इंसान में ब्लड ग्रुपिंग अलग अलग देखने को मिलते हैं? ठीक है, तो हम एक बात करें कि समझो कि ये आरबीसी है, ठीक है, क्यों होता है भाई ब्लड ग्रुपिंग अलग, वो बताते हैं। इसलिए होता है कि मान लो ये आरबीसी है, ठीक है, इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण ह्यूमन के अंदर जो ब्लड ग्रुपिंग होती है ना वो अलग अलग होती है। ओके,
अगर हम बात करें कि आरबीसी है और बेसिकली मान लो इसको ए करते हैं, ये यहाँ एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, विच इज नोन एज ए। अगर आरबीसी के अंदर, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अगर ए एंटीजन प्रेजेंट हो, कौन सा एंटीजन है भाई, ए एंटीजन अगर प्रेजेंट हो तो उसे कहते हैं कि वो इंसान ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, वो इंसान क्या है, ए ब्लड ग्रुप है। ऐसे ही अगर आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अगर बी एंटीजन प्रेजेंट हो तो वो इंसान क्या है, बी ब्लड ग्रुप है। अभी चलते हैं उसको समझाने के लिए। ये बात के टॉपिक अगले वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए इस वीडियो से, इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।